हेलो गाइस, वेलकम टू एसी टेक। मैं शैलेंद्र शेखावत एसी टेक के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इवोपरेटर। तो ये देखेंगे हम कि कितने टाइप्स के इवोपरेटर है जो हमारे रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग जो मशीन है उसमें यूज़ होते हैं और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। और इसके पहले हम देखेंगे कि जो इवोपरेटर है वो काम क्या करता है हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में और उसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ इवोपरेटर जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि जो इवोपरेटर है उसका काम क्या है और वो किस तरह से उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके, तो ये पहले हम देखेंगे और उसके बाद में हम देखने वाले टाइप्स ऑफ इवोपरेटर। तो जो इवोपरेटर है ये एक मेन कंपोनेंट्स है हमारा जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसमें। जैसे हमारे कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपांशन वाल्व, तो ये तीनों जो सब्जेक्ट्स है इन पे मैंने पहले ही टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो जैसा कि इस कंपोनेंट का नाम है इवोपरेटर, तो इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो होती है इवोपरेशन। अब ये इवोपरेशन क्या है ये आपका जानना जरूरी है। इवोपरेशन यानी कोई भी लिक्विड, ओके, जब बॉईल होता है तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर में कन्वर्ट होने के लिए वो क्या करता है, जो हीट है वो एब्जॉर्ब करता है। और यही जो प्रोसेस है वे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने को, इसको हम बोलते हैं इवोपरेशन। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ये होती है हमारे इवोपरेटर में। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी जो रेफ्रिजरेंट है वो होती है एक्सपांशन वाल्व से, जो आती है वो होती है लिक्विड आती है। तो लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या करती है, जो इवोपरेटर है आपका, इवोपरेटर सेक्शन है, जैसे कि हमारे एसी में होता है, फ्रिज में इवोपरेटर सेक्शन होता है, उससे हीट एब्जॉर्ब करती है। और वो जो रेफ्रिजरेंट है वो बॉईल होती है। बॉईल होने के बाद वो जो रेफ्रिजरेंट है बॉईल होने की वजह से क्या होता है, वेपर में ट्रांसफर होती है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि जो रेफ्रिजरेंट है वो बॉईल कैसे होती है, अंदर कोई फ्लेम या कोई टॉर्च तो है नहीं जिसकी वजह से वो बर्न होगी और वेपर में कन्वर्ट होगी। तो ये क्या होता है, इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो हर एक लिक्विड है, ओके, लिक्विड का होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी एक टेम्परेचर पे वो जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, यानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो लिक्विड से भाप में, जो द्रव है द्रव से वो भाप में चेंज ओवर हो जाएगा उसका। तो ये हर एक लिक्विड का होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट हम नॉर्मली देखते हैं, नॉर्मल सी लेवल पे होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी अगर आप पानी एक खुले बर्तन में गर्म करते हो और वो 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद वो पानी और ज़्यादा गर्म नहीं होगा, वो इवोपरेट होके भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी उसकी जो फेज है वो चेंज हो जाएगी, लिक्विड से वेपर में, जो द्रव है उससे भाप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आप अभी कन्वर्ट कैसे होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया जो पानी है उसका है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमारा जो ट्यूब्स है उसके अंदर है रेफ्रिजरेंट। और रेफ्रिजरेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अलग अलग रेफ्रिजरेंट का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे कि R22 का है -41 डिग्री सेल्सियस, यानी -41 डिग्री अगर आप उसको देंगे तो वो बॉयल हो जाएगा। ओके, -41 काफ़ी कम होता है। नॉर्मली हमारा जो टेम्परेचर है 26, 27, 30 प्लस में होता है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट की, रेफ्रिजरेंट की, होता है माइनस में। और पानी का हमने बताया वो 100 डिग्री, यानी बहुत ज़्यादा है। और जो रेफ्रिजरेंट का है काफ़ी कम है। ओके, और जैसे R134A का है -26 डिग्री सेल्सियस तक है उसका। तो अलग अलग रेफ्रिजरेंट के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स है। इसके हिसाब से हम जो प्रेशर है उसका रखते हैं और जो जो डिज़ाइन है वो होता है। तो नॉर्मली अभी मैं आपको बता रहा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किस तरह से मैटर करता है। अब अगर हम एक एसी का एग्जांपल लेते हैं, ओके, तो एसी में आपने देखा होगा सक्शन साइड में इवोपरेटर होता है जहाँ से हवा अंदर जाती है फिल्टर के बाद में। ओके, तो हवा अंदर जो जाती है वो होती है 25-26 डिग्री प्लस में ही होती है, जो भी होती है वो माइनस में तो नहीं होती। 25-26 डिग्री की हवा जब जा रही है अंदर, इवोपरेटर के अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मैंने आपको बताया -41 R22 के केस में। तो ये 23-24 प्लस की हवा अगर वो R13 जो अंदर R22 है उसका माइनस में जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे जब ये हीट एक्सचेंज करती है, तो क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट है वो जो हवा में इसमें से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसको जो टेम्परेचर है वो मिल गया, उसी वजह से वो बॉयल हो जाती है। बॉयल होने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कई बार अगर एसीज में ऐसा होता है, अगर फैन रुक गया उसका, ब्लोअर का जो मोटर है रुक गई। ओके, स्प्लिट एसी में ये केसेस ज़्यादा होते हैं, या तो ब्लोअर चोक हो गया, मोटर जाम हो गई,
तो सक्शन साइड में आइस आ जाता है। तो क्या होता है, वो जो रेफ्रिजरेंट है लिक्विड में जो था वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और इसी वजह से जो है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही कंप्रेसर में जाता है, और इसी वजह से जो आइस आ जाती है। तो इसमें जो इवोपरेटर में है ये क्या होता है, वे जो लिक्विड फॉर्म है उससे वो वेपर में कन्वर्ट होता है। वो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, जो भी सराउंडिंग है इवोपरेटर का उससे। तो फ्रिज के केस में अंदर की जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगा, एसी के केस में जो एयर जा रही है वो एब्जॉर्ब करेगा, और वो हीट ले लेगा एयर में से, जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगा और खुद इवोपरेट हो जाएगा। तो ये इसका काम है इवोपरेटर का। तो इसमें आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, कि अगर आपने देखा होगा कि जो रेफ्रिजरेंट है लिक्विड फॉर्म में, कोई भी रेफ्रिजरेंट है वो अगर आपके हाथ या किसी भी बॉडी पार्ट पे गिर जाता है तो वो तुरंत इवोपरेट हो जाता है। तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मली होता है 37-36 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये प्लस में होता है। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया R22 अगर लिक्विड में रहेगा तो उसका जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट है -41 तक है। ओके, तो ये केस में क्या होगा कि तुरंत वो इवोपरेट हो जाएगा। और जैसे अगर समझो आपके ये पार्ट पे अगर वो रेफ्रिजरेंट गिर रहा है तो यहाँ की वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो यहाँ की अगर वो हीट एब्जॉर्ब करके वो वेपर हो जाता है, तो यहाँ आपकी जो हीट है जो हमारी बॉडी मेंटेन रखती है, एक बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन होता है, वो यहाँ से निकल जाएगा और ये पूरा पार्ट ठंडा हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, कोल्ड बर्न। तो ये कोल्ड बर्न ऐसा ही होता है, जो हॉट बर्न होता है हमारे, जो कोई गर्म चीज आपको यहाँ पे मैंने झटका दे दिया तो कैसे आपको बर्निंग हो जाएगी, सेम वैसा ही कोल्ड बर्न भी होता है। तो ये केस है, इस तरह से जो इवोपरेटर है वो काम करता है। तो अभी मुझे लगता है कि आपको एक आइडिया हो गया है कि किस तरह से जो इवोपरेटर काम करता है और उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और इवोपरेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे हमारी वीडियो में और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इवोपरेटर कौन से इवोपरेटर है और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लिस्ट आउट कर दिया है कि कितने टाइप से इवोपरेटर है। अब हम देखेंगे जो ये इवोपरेटर है कैसे और कहाँ पे एप्लीकेशन क्या क्या है इनकी। तो पहला है फिन एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर। तो ये जो इवोपरेटर है ये हम यूज करते हैं हमारे जो विंडो एसी है, स्प्लिट एसी है, इसमें आपने देखा होगा जो इवोपरेटर सेक्शन होता है फिन्स होती है और ट्यूब्स होती है, तो ये वहाँ यूज होता है। और जो फिन एंड ट्यूब टाइप है वो यूज होता है हमारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर में। तो क्योंकि डबल डोर का जो रेफ्रिजरेटर का जो इवोपरेटर है वो होता है फिन एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर। उसके बाद बढ़ते हैं प्लेट एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर की। ये जो इवोपरेटर है इसके अंदर क्या होता है, प्लेट्स होती है, उसके अंदर ट्यूब आती है अंदर ही। तो ये टाइप का जो इवोपरेटर है ये आपने देखा होगा हमारे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर जो होता है उसके अंदर ये टाइप का होता है। हमारा जो बाद में वाटर कूलर है उसमें जो बॉडी होती है वाटर कूलर की जिसमें पानी भरते हैं उसके साइड में कॉइल्स प्लेट की हुई होती हैं। ओके, तो ये वही टाइप का है प्लेट एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर। और इसके बाद में हमारे जो चेस्ट कूलर है उसके अंदर भी प्लेट एंड ट्यूब टाइप यूज होता है। डीप फ्रीजर है, डीप फ्रीजर में भी प्लेट एंड ट्यूब टाइप, काफ़ी सारे एप्लीकेशन है प्लेट एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर के। उसके बाद आता है नंबर बेयर ट्यूब टाइप इवोपरेटर का। इसके अंदर नॉर्मली ट्यूब्स लगी होती है और नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू जो है हीट ट्रांसफर का काम होता है और इवोपरेशन का काम होता है। तो ये जो है ये टाइप का अमोनिया प्लांट्स में यूज करते हैं बेयर ट्यूब टाइप इवोपरेटर। इसके बाद में ट्यूब इन ट्यूब टाइप इवोपरेटर। ट्यूब इन ट्यूब टाइप जो इवोपरेटर है ये काफ़ी रेयर यूज होते हैं आजकल, क्योंकि इसमें जो क्या होता है एक ट्यूब होती है उसके अंदर एक और ट्यूब डाली हुई होती है, दोनों ट्यूब होती है। और इसके अंदर क्या होता है, जो अंदर की ट्यूब है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट होता है और बाहर की जो ट्यूब है उसके अंदर जो भी कूलिंग के लिए आपको मीडियम है यानी पानी है, ऑयल है, ये मशीनरीज में ज़्यादा यूज होते हैं ट्यूब इन ट्यूब टाइप इवोपरेटर। इसके बाद आता है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स। तो ये हीट एक्सचेंजर कैसे होते हैं, जो प्लेट्स है, प्लेट्स लगी होती है काफ़ी सारी, उसके अंदर एक इनपोर्ट होता है एक आउटपुट होता है वाटर के लिए, और उसी तरह से एक इनपोर्ट होता है एक आउटपुट होता है हमारे रेफ्रिजरेंट के लिए। तो ये टाइप के जो रेफ्रिजरेंट है ये प्रोसेस मशीन्स जो होती है उसमें ज़्यादा यूज आते हैं प्लेट एंड हीट टाइप एक्सचेंजर्स। इसके बाद में जो आता है हमारा आता है शेल एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर। ओके, तो शेल एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर्स हमने देखा होगा, जो ये इवोपरेटर्स है ये काम आते हैं चिलर्स में, बड़े बड़े चिलर्स में, प्रोसेस जो मशीन्स होती है उसमें शेल टाइप होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो शेल होता है ओके, और उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट पास होता है कॉइल्स के अंदर से, तो इसमें भी दो टाइप्स के हैं, एक तो फ्लडेड टाइप और एक डीएक्स टाइप। ये दोनों में फर्क ये है, ये शेल एंड ट्यूब टाइप में ही आते हैं। फ्लडेड में क्या होता है, जो शेल है, शेल का जो सेक्शन है उसके अंदर होता है रेफ्रिजरेंट यानी वो फ्लडेड है, और जो अंदर ट्यूब्स है
उसके अंदर आपका कूलिंग वाटर होगा या कुछ भी कूलेंट है जो आपको ठंडा करना है, वो ट्यूब्स में से पास होगा। और दूसरा आता है DX टाइप, इसके अंदर उल्टा होता है, जो शेल का पोर्शन है, ओके, जो बाहर का जो शेल है उसके अंदर जो होगा वो होगा जो आपको ठंडा करना है, वो जैसे पानी या कूलेंट कुछ भी, और जो ट्यूब है अंदर, ओके, जो ट्यूब्स है उसके अंदर होगा रेफ्रिजरेंट। तो फ्रेंड्स ये सारे हैं इवोपरेटर्स के प्रकार। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जो मैकेनिक्स फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, प्रैक्टिकल और थेरीज। अभी कुछ डिलेज हो रहे हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो डाल सकूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।